मेरे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ में एक बार फिर आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में आज हम फोर्थ चैप्टर है, 4 का जो अध्याय है वो शुरू करेंगे। बुक के हिसाब से अगर देखें तो उसमें 4 का चैप्टर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, और 5 का जो चैप्टर है नेतृत्व है, यानी मोटिवेशन और लीडरशिप। दोनों चैप्टर जो होते हैं एग्जाम में 8 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। अभिप्रेरणा और नेतृत्व दोनों चैप्टर मिलाकर के 8 नंबर के आते हैं। अब तक का परीक्षा में अगर हम लोग देखते हैं तो अभिप्रेरणा का जो महत्व है, इसकी जो तकनीक है, इसकी विचारधारा में XY विचारधारा, ये क्वेश्चन 4 नंबर के आ चुके हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों चैप्टर्स को मिला करके और 8 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 4 का जो चैप्टर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसमें हम अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, आवश्यकता एवं महत्व, और अभिप्रेरणा की अवधारणाएं या विचारधाराएं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले जो मोटिवेशन है, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस है, एंड इसकी जो टेक्निक्स हैं, थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के संबंध में हम लोग देखें कि संगठनात्मक उद्देश्य के लिए एक प्रबंधक का जो मेन कार्य होता है वो तो संगठनात्मक उद्देश्य के लिए मानवीय क्रियाओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करना ताकि उनका अधिकतम योगदान प्राप्त किया जा सके। इसलिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं उसमें मानवीय संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन, और दूसरा आता है गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन एवं गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के द्वारा ही संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। मानवीय संसाधन के तरफ मानव होता है और मानव ही गैर मानवीय संसाधन जो होते हैं जैसे पूंजी है, तकनीक है, भवन है, सूचना प्रौद्योगिकी, बाजार है, इन सब का जो अधिकतम उपयोग संभव जो होता है वो मानवीय संसाधन के द्वारा ही होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मानवीय संसाधन का जो होता है वो संस्था में उपयोग किस प्रकार से हो, इसके संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, 2 प्रकार के मत इसके बारे में आते हैं। कर्मचारियों में एक होती है कार्य करने की क्षमता या योग्यता, और दूसरा जो है वो है
कार्य करने की इच्छा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कार्य करने की जो क्षमता है, ये योग्यता है, वो तो शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त होती है, और कार्य करने की जो इच्छा है वो अभिप्रेरणा के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह शक्ति होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की इच्छा में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभिप्रेरणा वह शक्ति होती है जो एक व्यक्ति कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कार्य करने की इच्छा में कन्वर्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा जो शब्द है वो अंग्रेजी के मोटिव शब्द से बना है। मोटिव शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं जागृत करना, आंतरिक इच्छाओं को पता लगाना। इस प्रकार से इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए इससे संबंधित हम लोग 3 संबंधित जो शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। एक है प्रेरक या उद्देश्य, मोटिव, इंग्लिश में इसको मोटिव बोलते हैं। एक होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, और तीसरा जो आता है वो है अभिप्रेरित या उत्प्रेरित। उत्प्रेरित 3 संबंध होते हैं। प्रेरक मोटिव या उद्देश्य होता है व्यक्ति के जो आंतरिक अनुभव होता है, आंतरिक व्यक्ति की इच्छा होती है, आंतरिक आवेग, संवेग, उद्वेग, सम्मति आदि जो होती है उनसे होता है। उद्देश्य से होता है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न जागृत करते हैं, जैसे अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। जैसे भोजन है, एक व्यक्ति की जो भूख है उसकी आवश्यकता को महत्व देता है, उत्पन्न करता है। इस संबंधी भोजन है या प्यास है या संबंध है, दूसरे जुड़ाव है, इस प्रकार की व्यक्ति की आंतरिक कई प्रकार की इच्छाएं होती है जो कार्य करने के लिए तैयार करते हैं, प्रेरित करती है। दूसरे प्रकार की जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और व्यक्तियों का सहयोग या वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया जाता है, ये अभिप्रेरणा में आता है। उत्प्रेरित मोटिवेटर्स जो होते हैं इसके अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था में कर्मचारियों को कार्य करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो साधन हैं, जो विधियां होती हैं, उनको काम में लिया जाता है। जैसे अनेक प्रकार की विधियां होती हैं, वित्तीय भी हो सकती है, अवित्तीय भी हो सकती है, बोनस है, लाभांश है, पदोन्नति है, इस प्रकार के कई प्रकार के जो साधन होते हैं वो इनके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उसमें अपना अधिकतम योगदान दे सके। तो इसकी परिभाषाएं भी हैं। अभिप्रेरणा की जो परिभाषाएं अगर हम लोग देखें, विलियम स्टेटन के अनुसार इसकी परिभाषा कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उसकी इच्छा को इस प्रकार से परिवर्तित कर देती है कि वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा है कुंटज ओरो लिखते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को अभिप्रेरित या प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। इस प्रकार से संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना भी अभिप्रेरणा होती है। विलियम स्कॉट के अनुसार ये परिभाषा है। तो इस प्रकार से अब तक हमने जो उपयुक्त अभिप्रेरणा के बारे में जो अध्ययन किया, ये इसकी जो परिभाषाएं देखी, इसके आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है या उपयुक्त विवेचन
आदि के आधार पे ये कहा जा सकता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं, सम्मतियां, उद्वेग, संवेग आदि का पता लगा करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम योगदान प्राप्त किया जा सके। तो ये है अभिप्रेरणा। इसके बाद में हम देखेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, मोटिवेशन की जो फीचर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरणा की विशेषताएं उपरोक्त विवेचन के आधार पर या उनकी परिभाषाओं के आधार पर अभिप्रेरणा की जो विशेषताएं हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। एक नंबर पे है अभिप्रेरणा मानवीय प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा मानवीय होते हैं, जैसे मशीन पूंजी तकनीक आदि होती है उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, मानवीय संसाधन होते हैं उनको ही मोटिवेट किया जाता है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा को एक मानवीय प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरी है अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि अभिप्रेरणा की जो आवश्यकता होती है, एक व्यवसाय का जन्म होता है तथा एक व्यवसाय जब तक अस्तित्व में बना रहता है तब तक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उस समय हमने व्यक्तियों को मोटिवेट किया उसके बाद में इनकी आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। व्यक्तियों को जो है जब तक व्यवसाय अस्तित्व में रहता है तब तक इसके मोटिवेशन की हमें आवश्यकता होती है, तब तक उसके लगातार सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा जो है अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन है, साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, साइकोलॉजी प्रोसेस जिसको बोलते हैं। अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिक विचारधारा से कहा जाता है कि ये आंतरिक अनुभव है, व्यक्ति की आंतरिक इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक मनुष्य के जो मस्तिष्क में है अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो जन्म लेती है। मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और उन विचारों से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं जो होती हैं उनका जन्म होता है और व्यक्ति उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मोटिवेट होता है, यानी उन आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। इसलिए अभिप्रेरणा जो है वो मनोवैज्ञानिक होती है। होता है अभिप्रेरणा कार्य संतुष्टि का परिणाम है। कार्य संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरणा में जो व्यक्ति होता है कार्य करने के लिए, आप जानते हैं कि व्यक्ति कार्य क्यों करता है। व्यक्ति
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है, और जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार से अभिप्रेरणा के अंदर भी व्यक्ति जो है अपने कार्यों की संतुष्टि करने के लिए मोटिवेट होता है, इसलिए इसकी कार्य संतुष्टि का ही परिणाम होता है। पांचवा जो आता है वो है अभिप्रेरणा में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार से संगठन में कार्य करने के लिए व्यक्ति जो है, संपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं वो मेहनत और परिश्रम से करते हैं, उसका एक भाग जो होता है वो कार्य करने के लिए मोटिवेट नहीं होता। उसके बाद में अभिप्रेरणा की अनेक विधियां होती हैं। अभिप्रेरणा की अनेक विधियां होती हैं। मोटिवेशन के अनेक मेथड होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी संस्था में कर्मचारियों का सहयोग प्रदान करने के लिए, उसको उत्प्रेरित करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां होती हैं। जैसे इस प्रकार की जो विधियां होती हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है वित्तीय फाइनेंशियल, एक होती है गैर वित्तीय नॉन फाइनेंशियल। इसको दो भागों में बांटते हैं। वित्तीय वे होती है जिसमें व्यक्ति को वित्त के द्वारा मोटिवेट किया जाता है। अवित्तीय वे होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को वित्त का कोई महत्व नहीं होता, जैसे वेतन है, बोनस है, लाभांश है, सेवानिवृत्ति वगैरह आदि जो होते हैं उसका ज्यादा महत्व होता है। इसमें व्यक्ति को जैसे पदोन्नति है या पुरस्कार है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कार्य में स्थायित्व वगैरह ये इसके द्वारा होते हैं। इस प्रकार से अभिप्रेरणा की अनेक विधियां होती हैं। सातवां जो होता है अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है क्योंकि अभिप्रेरणा के अंदर व्यक्ति की आंतरिक जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति होता है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह मनोबल से भिन्न होती है। आठवां नंबर आता है अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित होती है। लक्ष्य आधारित अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित होती है। मोटिवेशन जो होती है, कोई जो टारगेट होता है, कोई जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार कार्य करता है, तो कार्य करने का उनका कोई कोई उद्देश्य होता है। बगैर उद्देश्य के कोई व्यक्ति किसी प्रकार कार्य नहीं करता। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट होता है तो उसके सामने कोई न कोई उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह कार्य करता है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा का भी एक उद्देश्य होता है। एक है वो कहता है अभिप्रेरणा सकारात्मक या नकारात्मक। अभिप्रेरणा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। किसी भी संस्था के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक काम करने वाले होते हैं, एक कामचोर व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति संस्था के अंदर काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको जैसे वेतन में वृद्धि है, लाभांश में हिस्सेदारी है, या उसकी लाभांश में हिस्सेदारी है या बोनस है, भत्ता है, वेतन में वृद्धि है, इसके द्वारा उसको सकारात्मक रूप से मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरे ऐसे व्यक्ति जो काम करना नहीं चाहते हैं उनके लिए नकारात्मक अभिप्रेरणा को काम में लिया जा सकता है। जैसे पदोन्नति है
या सजा है, दंड है, या कार्य से हटाने के लिए कहना है, इस प्रकार के जो आते हैं वो नकारात्मक में आते हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जटिल प्रक्रिया, क्योंकि सभी व्यक्तियों को मोटिवेट करना आसान कार्य नहीं होता। सभी व्यक्ति जो होते हैं उसकी मनोवृत्तियां जो होती हैं, उसकी इच्छाएं जो होती हैं, उसके भाव जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक व्यक्ति होता है उसको एक वस्तु से या पुरस्कार वगैरह जो उसको मोटिवेट किया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति हो सकता है उसकी इच्छा आवश्यकता अलग होती है। तो सभी व्यक्ति की जो अभिवृत्तियां मनोवृत्ति होती है वो एक समान नहीं होती, वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से ये जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये थी अभिप्रेरणा की विशेषताएं। इस प्रकार से अभिप्रेरणा के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। अभिप्रेरणा का अर्थ हम लोगों ने देखा। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी संगठन में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, अनुभव, उद्वेग, संवेग आदि का पता लगा करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई और उसके बाद में इसकी 2-4 परिभाषाएं भी। तो उसके बाद में आगे अभिप्रेरणा की जो आवश्यकता और महत्व है, यानी एक संगठन के लिए अभिप्रेरणा की जो आवश्यकता और जो महत्व है, इसके बिंदुओं को कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।